जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जो यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट, उनसे जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, उम्मीद है कि आपने प्रीवियस के क्लासेस ले लिए होंगे और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 101, भारत में अधिकतर जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या काम करते हैं? शिक्षण तथा शोध के कार्य, महाविद्यालयों को संबद्ध करने का कार्य, शिक्षण शोध करने तथा परीक्षा कराने का कार्य, केवल शोध कराने का कार्य। तो यहाँ पे भारत में जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं वो रिसर्च का काम भी करती हैं और साथ ही साथ टीचिंग का भी होता है, परीक्षा भी कराते हैं। तो हमारे यहाँ भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय, चाहे वो केंद्रीय हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वो शिक्षण शोध भी कराते हैं और परीक्षा भी कराते हैं। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ओपन यूनिवर्सिटी भारत में पहला पूछ रहा है कि ये कब कौन सा है? आंध्र, हिमाचल, दिल्ली, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है कि भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से राज्य में इस्टेब्लिश हुआ? तो वो था आंध्र प्रदेश राज्य में। और ये बात है 1970 के दशक तक। 1970 जो है उस दशक तक देखें तो दूरवर्ती शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ा था, अतः दूरवर्ती शिक्षा पारंपरिक विश्वविद्यालय के तहत ही काम करता था। किंतु सन 1982 में आंध्र सरकार ने दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी की नींव रखी। उसके बाद 1985 यानी 82 के बाद 85 में भारत सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कर दी। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी आंध्र। 70 तक तो ये दूरवर्ती शिक्षा के रूप में चल ही रहा था, लेकिन 1982 में आंध्र सरकार ने जो है सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की नींव रखी और 1985 में तो इग्नू ही आ गया। और इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी इग्नू से पहले भी आंध्र जो यूनिवर्सिटी की बात आंध्र सरकार ने चलाया था ओपन यूनिवर्सिटी 1970 में, उसको ध्यान रखना है। इसके बाद यूपी में देखें तो यूपी में जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन करके मुक्त विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1999 में हुआ। तो पहला 1970 और आंध्र, और इसके बाद इग्नू है ना 1985 में, 1999 में राजर्षि। सूची एक को दो से सुमेलित करना है। यहाँ पे आयोग व समितियां दी हायर एजुकेशन से। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? पाल एच एम्प्लीव समिति, के संथानम समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ये जो फर्स्ट एआरसी सेकेंड एआरसी आया, इनका भी ध्यान रखिए कब आया हुआ है। फर्स्ट एआरसी जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसका गठन 1966 में हुआ था और दूसरा 2005 में। तो पहला एआरसी 1966 में, दूसरा एआरसी 2005 में आया। और पाल एच बी ऐसे करके कमेटी 1953 में, के संथानम समिति 1962 में। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या बतानी है। तो ये देखिए 2011 के अकॉर्डिंग बताया, जो क्षेत्रीय कार्यालय यूजीसी के हैं वो 7 हैं। नई दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इस तरीके से अगर आपको ध्यान देना है तो एक हो गया कलकत्ता भी है, इधर आप देखें तो गुवाहाटी है ना, और पुणे है, और दक्षिण भारत में देखें तो हैदराबाद भी है और बेंगलुरु में भी है, भोपाल मध्य भारत में और नई दिल्ली। इस तरीके से 7 है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, चंडीगढ़, सोलन, धर्मशाला, इसमें कहाँ है? तो ये देखिए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान अनुसंधान, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान अनुसंधान रिसर्च के लिए जो संस्थान है, ये शिमला हिमाचल में, ये 1965 में स्थापित हुआ था। एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो अभी अभी हमने देखा कि जो है 7 संख्या किस चीज़ की है। तो यहाँ पे बताया गया कि भारत में जो यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय है उसका तो 7 है, लेकिन जो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, ये इसके कार्यालयों की संख्या 4 है। एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जो है एनसीटी की स्थापना सन 1973 में की थी, और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण देश में हमें क्या करना है? अध्यापक शिक्षा का सुनियोजित विकास करना है। अध्यापक शिक्षा का केंद्र हो या राज्य, दोनों सरकारों के शिक्षक शिक्षा के सभी पक्षों पर सलाह देने तथा अध्यापक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों एवं स्तर को रखना है। प्रारंभ में ये एक असंवैधानिक यानी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी। सन 1993 में लोकसभा के अधियाचन संख्या 73 के तहत इसे संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। इसकी निम्नलिखित क्षेत्रीय समितियां 4 हैं। तो 4 में पूर्व में अगर देखिए पूर्वी क्षेत्रीय समिति में भुवनेश्वर है,
पश्चिम में भोपाल है, उत्तर क्षेत्रीय में जयपुर है, दक्षिण क्षेत्रीय में बंगलुरु है। तो पूर्वी क्षेत्रीय भुवनेश्वर, पश्चिम क्षेत्रीय भोपाल, उत्तर क्षेत्रीय जयपुर, दक्षिण क्षेत्रीय बंगलुरु। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है? हायर एजुकेशन में देखें तो उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका इनमें से क्या है? तो शिक्षक की विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, क्योंकि उच्च शिक्षा शिक्षक केंद्रित होता है, जहाँ पर शिक्षक स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह जटिल संपत्तियों की व्याख्या करता तथा श्रोतागण यानी छात्र उन्हें समझते हैं। यहाँ पर शिक्षक प्रायः अपने 3 कर्तव्य का निर्वहन करता है। छात्रों को संपत्तियों की जानकारी देता है, छात्रों को संपत्तियों को स्मृत कराता है और छात्रों को सूचनाओं का पुनर्वहन का कार्य भी करता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पांडिचेरी, विश्व भारती, NHB, कुरुक्षेत्र। इनमें से कौन सा है केंद्रीय विश्वविद्यालय? हमें ये ध्यान देना है कि जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, NHB गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो पांडिचेरी है, पांडिचेरी के अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता है, NHB गढ़वाल उत्तराखंड है, ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय। जबकि कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य का राज्य स्तरीय है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संबंध रखता है? NCERT, NCERT मतलब इसमें ये है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में, तो वो NCERT है, NASE है, UGC है, कौन सा है इसमें? तो यहाँ पे देखिए ये NUEPA, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए योजना बनाने और शिक्षा के प्रबंधन में भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। इसके अनुसंधान कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के दिशा शिक्षा के सभी स्तर एवं प्रकारों से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? कौन सी ऐसी संस्था है जो डिग्री देने और उसके लिए सक्षम है? संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। UGC यानी ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना औपचारिक रूप से 28 दिसंबर 1953 में किया गया था। ये है औपचारिक रूप से किया गया है था। और इस आयोग का उद्देश्य क्या था कि विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों का निर्धारण और अनुरक्षण करने वाली राष्ट्रीय संस्था के रूप में काम करना। UGC 1956 की धारा जो है 22 क्लॉज 1 के तहत संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय तथा डीम्ड विश्वविद्यालय अर्थात विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था ही डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था केवल शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होगी। UGC को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उसी रूप में बनाए रखने के लिए, शिक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए। तो देखिए UGC जो स्थापित हुआ था यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो बना था, भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। इसके मूल में 19वीं शताब्दी है, जबकि वायसराय जो लॉर्ड मैकाले था उसने अपनी सिफारिशें रखी थी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में सन 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका यही बाद में नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी पड़ा। इस संस्था के तहत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा था। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकता उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार हुआ। इस आयोग ने सलाह दी कि आज़ादी पूर्व के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को फिर से गठित किया जाए, उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी समिति के साथ जोड़ा जाए। सन 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहयोग के मामले को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन लाया जाएगा।
इस तरह 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी। तो ये कब रखा गया है? 1953 में औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव। इसके बाद हालांकि 1956 में जाकर ही यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी से औपचारिक तौर पर इसे स्थापित किया गया। तो अपने यहाँ पे हायर एजुकेशन को लेके पूरा यहाँ पे एक बता दिया गया है कि जो यूजीसी आज हमारे अस्तित्व में है हायर एजुकेशन को लेके, तो अपने यहाँ हायर एजुकेशन का इतिहास बहुत पुराना रहा है। मूल इसका ये रहा है कि 19वीं सदी में वायसराय मैकाले था, उसने जो सिफारिश की तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना 1925, फिर इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का बाद में नाम क्या कर दिया गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज पड़ गया, जिसमें ये होता था कि सभी इंटर यूनिवर्सिटी था तो सभी आदान प्रदान शैक्षिक सांस्कृतिक संबंधित क्षेत्रों में होते थे। बाद में 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई 1948 में। और फिर इसमें हुआ कि इस पे भी सुधार मतलब कि आगे की बात हुई। तो ये आज़ादी पूर्व की यूनिवर्सिटी जो ग्रांट ये कमेटी थी उसको फिर से गठित किया गया और फिर बड़े शिक्षाविद वगैरह इसमें लगे। तो 1952 में सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब केंद्रीय और अन्य जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको जो वित्तीय सहयोग देगा वो कौन देगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके तहत लाया जाए। और फिर 28 दिसंबर 1953 को उस समय शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद, उन्होंने ही औपचारिक तौर पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी। किसने? मौलाना ने। इसके बाद 1956 में जाकर ही यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। भारत भर में क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यों को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए यूजीसी ने कई स्थानों पर अपने कार्यालय खोले हैं। विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में यूजीसी ने देश में कुल 6 स्थानों पर अपने कार्यालय खोले हैं। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में है? द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं और है, बल्कि ये द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी अपने नई दिल्ली में ही है। वर्तमान में नई दिल्ली में कुल जो है नई दिल्ली में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा जामिया मिलिया है, जवाहरलाल नेहरू है, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। इनके अलावा ध्यान रखिए कि 5वां जो है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, ये भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये भी जो है दिल्ली में। तो कुल दिल्ली में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय है, दक्षिण एशियाई जो संघ है, दक्षिण एशियाई संघ के 8 जो सदस्य हैं अपने पड़ोसी देशों में, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है ना। ये ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में स्थापित जरूर है, लेकिन दक्षिण एशिया संघ के ये 8 सदस्य देश हैं और इन सबका ये साझा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सन 2005 में ढाका में आयोजित जो 13वां सार्क शिखर सम्मेलन चल रहा था, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये विचार उनके द्वारा रखा गया था। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? ये देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को के सामने कोई जैकस डिलोर्स रिपोर्ट रखा गया था और उसका शीर्षक था लर्निंग टू ट्रेजर विद इन। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को के सामने जो प्रस्तुत किया गया जैकस रिपोर्ट जो था, उसका थीम था द ट्रेजर विद इन था। इस रिपोर्ट में शिक्षा और 6 क्षेत्र यानी एजुकेशन के अलावा विकास, विज्ञान, नागरिकता, संस्कृति, सामाजिक एकता और काम के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व शिक्षा को इस 21वीं सदी में 4 स्तंभों पर खड़ा करने की आवश्यकता है, जो है लर्निंग टू लाइव टुगेदर, साथ साथ मतलब कि सीखने की, थ्रू आउट मतलब कि लर्निंग भी करना है तो थ्रू आउट लाइफ करना है, लर्निंग टू फोर्स ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन, लर्निंग टू अंडरस्टैंड वंस ओन पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, थ्रू आउट लाइफ टुगेदर, ये कुछ चीज़ें 4 स्तंभों पे बात की गई थी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। वैश्वीकरण दुनिया में हर एक क्षेत्र में हुआ, पे एजुकेशन में जो वैश्वीकरण हुआ है तो उसके पूछे कि वैश्वीकरण यानी हायर एजुकेशन में वैश्वीकरण होने से जो है कौन कौन से अवगुण मतलब कि हमको एजुकेशन के एरिया में दिखता है। एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम, विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, प्रमोशन ऑफ
एलिटिज्म यानी शिक्षा में अभिजात को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण, कमोडिफिकेशन हुआ, शिक्षा की लागत बढ़ गई, इनमें से क्या ऐसा हुआ या क्या ऐसा मतलब हुआ कि जिससे बदलाव आया? देखिए, हायर एजुकेशन को जब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के साथ जोड़ दिया गया तो उसके अवगुण में है शिक्षा में अभिजात को बढ़ावा मिला। शिक्षा का अब जो है कमोडिफिकेशन हो गया, वस्तुकरण हो गया और लागत भी बढ़ गई, यानी लागत बढ़ गया, अभिजात को बढ़ावा मिला, वस्तुकरण हुआ। उपरोक्त सभी अवगुण के कारण जो उच्च शिक्षा है वो सामान्य लोगों की पहुंच से दूर हो गई और उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण होता चला गया। To improve access and quality in higher education, the Knowledge Commission recommendation include which of the following? उच्च शिक्षा में अभिगम्यता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ज्ञान आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा सम्मिलित है? हायर एजुकेशन में क्या है? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो ज्ञान आयोग है उनकी अनुशंसा में क्या है? ज्ञान उत्पादन के लिए हमको जो है आईसीटी का प्रयोग करना चाहिए। देश में जो है निष्पादन अक्षम विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। उच्च अधिगम की संस्थाओं के एक नेटवर्क को बनाना चाहिए। उच्च अधिगम की संस्थाओं में विद्यार्थियों की पंजीकरण में वृद्धि की जाए। एक चीज़ ये देखना है कि हायर एजुकेशन में अभिगम्यता तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जो ज्ञान आयोग था उसने कुछ जो अनुशंसाएं दी, उसने ये दिया कि ज्ञान उत्पादन ने दिया कि आईसीटी का उपयोग किया जाए। आईसीटी का उपयोग, उच्च अधिगम की संस्थाओं के एक नेटवर्क की स्थापना। तो ज्ञान उत्पादन हेतु आईसीटी, उच्च अधिगम की संस्थाओं के एक नेटवर्क की स्थापना, उच्च अधिगम की संस्थाओं में विद्यार्थियों की पंजीकरण में वृद्धि की जाए। निम्नलिखित में दो समुच्चय दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन और फॉर्मल कंसर्न इनके क्या है? समुच्चय एक जो शीर्ष स्तरीय संस्थाएं हैं और जो शीर्ष स्तरीय संस्थाएं और औपचारिक सरकार में क्रमशः देखें तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यानयन परिषद। देखिए, इन सबके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। तो नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल, अब इनको हमें सही से सुमेलित करना है कि कौन सा किसका काम है। तो जो शीर्ष स्तरीय संस्थाओं में यूजीसी है ना, यूजीसी से तो सभी परिचित है। तो जो यूजीसी है औपचारिक तौर पे देखिए तो ये क्या करती है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में समन्वय तथा गुणवत्ता का अनुरक्षण यानी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम हायर एजुकेशन में यूजीसी का है। अखिल भारतीय जो तकनीक शिक्षा परिषद है, ये टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्वालिटी को मेंटेन करता है, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। और जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद है, ये शिक्षक शिक्षा संस्था से संबंधित समन्वय, मान्यता तथा गुणवत्ता के मसले को देखता है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यानयन परिषद गुणवत्ता का मूल्यांकन तथा उत्कृष्टता के ग्रेड का निर्धारण करता है। NKN नॉलेज कमीशन वाज यानी नेशनल, यहाँ पे देखना है नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ये 2005 में बना, मतलब स्थापित हुआ था 2005 में। दो बार क्वेश्चन आया। देखिए 2013 में आया, फिर 18 में रिपीट हुआ, तो फिर से आ सकता है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग था, अभी जिनकी हम अनुशंसा पे बात किए थे उससे भी क्वेश्चन आया था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब की गई? 2005 में हुआ था। और जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, इस आयोग में अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अलावा देश के माने जाने 7 और विशेषज्ञ थे इसमें। इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया था। आयोग के विचारी विषय क्षेत्र 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रति स्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना था। DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो DS कोठारी और इनकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग 1964 में, यानी डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का जो स्थापना वर्ष 1964 है, इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो 1964 में स्थापित हुआ, इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे और यूजीसी के मतलब उस समय अध्यक्ष थे ये, कोठारी आयोग के नाम से जो बहुत प्रसिद्ध है। और कोठारी जी जो उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे, तो आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। भारत में शिक्षण कार्यक्रमों की गतिविधि तथा गुणवत्ता संबंधी पक्ष का अनुवीक्षण कौन संगठन करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया
oversees the functioning and quality aspect of teacher education program. Association of Indian Universities AIU, University Grant Commission UGC या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCRT या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTA। देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना और इससे संबंधित मामले हेतु अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का विनियमन और उचित अनुरक्षण करना है। डॉक्टर AL मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? मुदलियार के इसमें हुआ था, तो ये जो है डॉक्टर AL मुदलियार की अध्यक्षता में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसकी नियुक्ति 1952 में की गई थी। और माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु संशोधन दी गई थी। उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले पहले राज्यों में से एक कौन सा है? उच्चतर शिक्षा में तो हमने पहले भी देखा, हायर एजुकेशन में आंध्र प्रदेश जो है ये उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले पहले राज्यों में से एक है। परिषद के लिए निर्धारित किए गए कार्यों में राज्य के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शोध का माहौल विकसित करने पर जोर दिया गया है। परिषद की ओर से राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों में साइंटिफिक रिसर्च के वातावरण को विकसित करने की दिशा में भी बढ़ावा दिया गया है। 9 अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार UGC द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और मुक्त विश्वविद्यालय की कितनी संख्या है? देखिए 9 अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार UGC द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 53 है। 9 अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार UGC द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और मुक्त विश्वविद्यालय की कुल कितनी संख्या है? कुल 53 है। केंद्रीय कितने हैं? 49 है। 2018 के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में किन्हें सर्वोत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है? भारत सरकार ने स्वयं किसको सबसे अच्छे जो है इंस्टीट्यूशन के रूप में दर्जा दिया है? IIT दिल्ली, बॉम्बे, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय, पांडिचेरी भारतीय विज्ञान संस्थान। तो ये कूट में है। तो भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है और भारतीय विज्ञान संस्थान, मतलब भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थाओं को सर्वोत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और भारतीय विज्ञान संस्थान। स्थापना के वर्ष के लिहाज से निम्नलिखित में से किस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बाद में हुई? मुक्त विश्वविद्यालय ये सारे ही दिए, लेकिन स्थापना के वर्ष के लिहाज से कह रहा है कि तमिलनाडु जो है मुक्त विश्वविद्यालय, उड़ीसा का राज्य मुक्त विश्वविद्यालय या कृष्णकांत हांडिक या पंडित कौन से इसमें हुआ? तो तमिलनाडु जो है 2002 में स्थापित हुआ। तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय 2002 में, उड़ीसा जो है ये 2015 में, कृष्णकांत हांडिक 2005 में और पंडित सुंदर लाल शर्मा जो है ये 2004 में। इस तरीके से देखिए उड़ीसा राज्य जो है 2015 में हुआ है। बाकी सबसे पहले तमिलनाडु और फिर इसके बाद पंडित सुंदर लाल, ये करके सारे स्थापित हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के बारे में बताना कौन से कथन सही है इग्नू के संदर्भ में? एक तो ये इग्नू के बारे में कहा गया कि यह एक स्वायत्त शासी संगठन है। दूसरा है यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है। यह राज्य के मुक्त विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। भारत में मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रणाली और भारत के बाहर के इसके अध्ययन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो इग्नू है, इग्नू के बारे में एक तो यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के, और भारत में मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रणाली और भारत के बाहर के इसके अध्ययन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल हमने जो है 25 क्वेश्चन हायर एजुकेशन से यहाँ पे किया है और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। आप जो है रिसर्च एप्टीट्यूड और जो है इनके अलावा हमने ICT है, सेकेंड यूनिट जो आपका
और टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट, सेकंड रिसर्च यूनिट, इनसे भी क्वेश्चन कराए हैं। तो प्रीवियस के क्वेश्चन को लगा के जाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।